हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था लेटर राइटिंग के बारे में और हमने समझा था लेटर राइटिंग की टाइप्स और उसकी बॉडीज को, तो आज हम उसी सेशन को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग एक एक करके सारे लेटर राइटिंग के टाइप और उसके फॉर्मेट और उसकी एग्जांपल्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं एप्लीकेशन राइटिंग की। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन और फॉर्मल लेटर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्यों? अब इस चीज को समझते हैं। हम लोग कभी भी किसी भी चीज के लिए अप्लाई कर रहे हो या रिक्वेस्ट कर रहे हो ना, वहां पे एप्लीकेशन राइटिंग यूज करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन लेटर्स को यूज करते हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर हम कोई भी चीज के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं या किसी भी चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हम वहां पे इनफॉर्मल वे यूज करेंगे? नहीं, हम वहां पे फॉर्मल वे यूज करेंगे, फॉर्मल तरीका यूज करेंगे। दैट्स व्हाई एप्लीकेशन को भी फॉर्मल लेटर का ही एक पार्ट कहा गया। अ फॉर्मल रिटन रिक्वेस्ट और एन ऑफिशियल रिक्वेस्ट फॉर समथिंग आर कॉल्ड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के 3 टाइप्स होते हैं: जॉब एप्लीकेशन, एकेडमिक एप्लीकेशन और पर्सनल एप्लीकेशन। तो जब ये 3 टाइप के होते हैं तो ऑब्वियसली तीनों के फॉर्मेट्स अलग अलग होंगे। बिल्कुल नहीं, बस जॉब एप्लीकेशन का फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट है, अदरवाइज एप्लीकेशन के सारे फॉर्मेट एक जैसे ही होते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे एप्लीकेशंस को देखते हैं, समझते हैं और एग्जांपल्स को समझते हैं विद फॉर्मेट। तो हम लोग एप्लीकेशन कहां कहां यूज कर सकते हैं और कैसे यूज करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन यूज करते हैं अपने स्कूल में। ठीक है, बचपन से हमें ये बताया जाता है कि हम लोग स्कूल में एप्लीकेशन देते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन स्कूल में देते हैं जब हम बीमार पड़ते हैं। ठीक है, सिक लीव एप्लीकेशन। उसके बाद अदरवाइज हमें कोई भी और लीव चाहिए हो, जस्ट फॉर एग्जांपल हम अपने चाचा मामा फूफा रिलेटिव के यहाँ जा रहे हैं या फिर कहीं हम स्कूल में लंबे समय के लिए एब्सेंट होने वाले हैं, वहां भी हम लोग लीव एप्लीकेशन यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग सोसाइटी में एप्लीकेशन यूज करते हैं। ठीक है, सोसाइटी सेक्रेटरी को अगर हमें कोई कंप्लेन करना है तो हम वहां पे भी कंप्लेन लेटर या फिर एप्लीकेशन डालते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग और कहां कहां डाल सकते हैं? हम लोग किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में डालते हैं फॉर जॉब पर्पस। जॉब पर्पस, उसको हम लोग जॉब एप्लीकेशन बोलते हैं। ठीक है, या फिर अगर हम किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं तो वहां भी हम लोग लीव के लिए हम लोग एप्लीकेशन का यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग को अगर कोई कंप्लेन करना है या फिर हम लोग को सड़क बनवाना है तो हम अपने नगर पालिका को भी एप्लीकेशन देते हैं। अगर हमारी सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम हो रही है देन हम एप्लीकेशन देते हैं हमारी सोसाइटी के जो सेक्रेटरी हैं उनको। तो एप्लीकेशन का यूज हम लोग बहुत सारी जगह, अगर बाय चांस हमारा लाइब्रेरी कार्ड या एग्जाम कार्ड खो जाता है तो हम अपने स्कूल के एग्जामिनेशन इंचार्ज को या फिर लाइब्रेरियन को भी एप्लीकेशन देते हैं ताकि वो हम लोग को डुप्लीकेट आईडी कार्ड, डुप्लीकेट एडमिशन कार्ड या फिर डुप्लीकेट लाइब्रेरी कार्ड इशू कर सके, उसके लिए भी हम लोग एप्लीकेशन का यूज करते हैं। तो एप्लीकेशन का यूज बहुत सारे जगह हम लोग पहले फॉर्मेट देखते हैं और फिर उसके बाद हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल को समझते हैं। तो हम लोग पहला फॉर्मेट देखने जा रहे हैं कि एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या होता है। तो सबसे पहले टू, जिसको हम लोग एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं उसके बारे में, जैसे कि टू द प्रिंसिपल, टू द डायरेक्टर, टू द मैनेजर, टू द एचआर, को भी हम एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे उनका डिटेल डालते हैं, उनका पोजीशन डालते हैं। ठीक है, फिर नेम ऑफ द स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट, मतलब आप जिस स्कूल में हैं आपको लीव एप्लीकेशन चाहिए, सिक लीव एप्लीकेशन चाहिए या फिर आप अप्लाई कर रहे हैं लाइब्रेरी कार्ड के लिए, तो यहाँ पे याद रखिएगा यहाँ पे एक लाइब्रेरियन भी होगा और एक आपके एग्जामिनर भी होगा। ठीक है, अगर आप एग्जाम कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो लाइब्रेरियन और एग्जामिनर को अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप जिस स्कूल में उस स्कूल का नाम, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन, जिस कंपनी, जिस फर्म में उस फर्म का नाम, या फिर आप जिस इंस्टीट्यूट में है आप उस इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे। उसके बाद एड्रेस लिखेंगे, याद रखिए प्रॉपर एड्रेस लिखना है। ठीक है, विद पिन कोड। उसके बाद डेट, डेट हमेशा आपको प्रोफेशनल तरीके से लिखना है, जस्ट फॉर एग्जांपल 25। उसके बाद मई। ठीक है, स्लैश देके मत लिखिएगा, स्लैश देके लिखने को इग्नोर कीजिएगा, और 2023। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, हमारा पर्पस क्या है, हम किस पर्पस के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो एप्लीकेशन फॉर XYZ, मतलब यहाँ पे कोई भी अपना पर्पस फिल कर दीजिएगा, जस्ट फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। ठीक है, ये आपका हो जाएगा पर्पस। ठीक है, अब उसके बाद सैल्यूटेशन, जैसे डियर सर, डियर मैम, हम लोग यहाँ पे संबोधन करेंगे सैल्यूटेशन। उसके बाद हमारा आएगा बॉडी। ठीक है, और फिर जो एक और चीज याद रखिएगा, इन सब के बीच में गैपिंग कहां कहां देना है, जैसे टू द प्रिंसिपल के बीच में कोई लाइन का गैप नहीं होगा। उसके बाद नेम ऑफ द स्कूल, इसके बीच में आप एक लाइन का गैप कर सकते हैं। उसके बाद एड्रेस, एड्रेस में आप जो भी एड्रेस लिखेंगे उसमें गैपिंग नहीं करेंगे, एज इट इज लाइन बाय लाइन आप एड्रेस लिख देंगे। उसके बाद फिर आपको एक लाइन छोड़ के फिर आपको डेट लिखना है, फिर आपको एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट, और फिर आपको एक लाइन छोड़ के सैल्यूटेशन, और सैल्यूटेशन और बॉडी के बीच में आपको लाइन का गैप नहीं देना है। ठीक है,
बॉडी आपका जनरली 2 से 3 पैराग्राफ में होगा। पहला पैराग्राफ में आपका इंट्रोडक्शन होगा, जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम मिलाप सिंह, आई एम मुकेश, आई एम स्नेहा फ्रॉम योर स्कूल स्टैंडर्ड इतना इतना, जो भी आपका स्टैंडर्ड होगा वो हम अभी एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको डालना है डिटेल, आप क्यों एप्लीकेशन लिख रहे हैं, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड योर एप्लीकेशन, तो वहां पे आपको डिटेल्स अच्छे से डालना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में एंडिंग विद एक्सपेक्टेशंस। यहां पे एंडिंग विद एक्सपेक्टेशंस का मतलब यह है कि एप्लीकेशन लिखने के बाद आप सामने वाले से बोले कि आई होप यू अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम, यू अंडरस्टैंड माय सिचुएशन, ग्रांट मी लीव फॉर 5 डेज और 10 डेज, जितने दिन का आपको लीव चाहिए, या फिर अगर आपको कोई और रिक्वेस्ट करना है तो आप सामने वाले को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप समझ सकते हैं मैं इस वक्त किस सिचुएशन में आपको ये एप्लीकेशन लिख रहा हूं, तो इसका मतलब है एंडिंग विद एक्सपेक्टेशन। इतना हो गया। उसके बाद आपको लास्ट में लिखना है थैंकिंग यू योर ओबीडिएंटली। उसके बाद आपका नाम, आप स्कूल में है तो क्लास और सेक्शन, और अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आपका डेजिग्नेशन। इतना, यही है आपका एप्लीकेशन का फॉर्मेट। अब आपको लग रहा होगा कि यही सारे एप्लीकेशन का फॉर्मेट है, जी नहीं, जॉब एप्लीकेशन का फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट है, वो हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं एक एग्जाम्पल। तो चलिए हम लोग जल्दी से एक एग्जांपल देखते हैं। एक लड़की है आशा, अपने सिस्टर की शादी अटेंड करने उसके विलेज जाना है, तो वो अपने प्रिंसिपल को कैसे एप्लीकेशन लिखेगी इस चीज को समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टू द प्रिंसिपल, डीएवी पब्लिक स्कूल वाल्मीकि कॉम्प्लेक्स पटना, पिन कोड 801505। उसके बाद डेट 27 मई 2023। सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर 4 डे लीव। इसकी जगह पे टू अटेंड सिस्टर्स मैरिज भी वो लिख सकती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बस सब्जेक्ट जो है वो या तो लीव से रिलेटेड होना चाहिए या फिर जिस पर्पस के लिए आप लीव ले रहे हैं उससे रिलेटेड होना चाहिए। उसके बाद सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड सर, आई एम आशा, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th A। ये हो गया उसका इंट्रोडक्शन। आई वांट टू से दैट, ये सेकंड लाइन में उसका डिटेल, आई वांट टू से दैट माय सिस्टर्स मैरिज इज गोइंग टू बी हेल्ड इन आवर विलेज ऑन 30th May 23। अब उसकी सिस्टर की शादी होने वाली है उसके विलेज में, कब होने वाली है, 30 तारीख को होने वाली है। याद रखिए डिटेल डालना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप सीधा लिख दीजिएगा मेरी सिस्टर की शादी होने वाली है, मुझे लीव चाहिए, तो फिर अब सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि आपको कितने दिन का लीव चाहिए, आपको कब से कब तक में लीव चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये हो गया 9 सेकंड पैराग्राफ। बीइंग द ओनली सिस्टर आई हैव टू अटेंड ऑल द मैरिज रिलेटेड फंक्शंस। देखिए यहाँ पे ये बता रही है कि ये इकलौते सिस्टर है अपनी बहन की, ठीक है, मतलब इसकी जो एल्डर सिस्टर है उसकी इकलौते सिस्टर ये है, इसके अलावा कोई और सिस्टर नहीं है, तो इससे सारे के सारे फंक्शंस अटेंड करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज ग्रांट मी 4 डे ऑफ लीव। तो ये रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज आप मुझे 4 दिन की छुट्टी दे दीजिए। आई होप यू अंडरस्टैंड माय सिचुएशन, उम्मीद है आप मेरी सिचुएशन को समझेंगे। अब इसका सिचुएशन क्या है, इसकी सिचुएशन ये है कि इसकी बड़ी बहन की शादी है और ये उसकी इकलौती छोटी बहन है जिसे सारे फंक्शन अटेंड करना मैंडेटरी है, जरूरी है। तो ये है इसके सिचुएशंस। मैंने बताया था ना एंडिंग विद एक्सपेक्टेशन, तो वही यहाँ पे एंडिंग विद एक्सपेक्टेशन हो रहा है कि आप मेरी सिचुएशन को समझ सकते हैं। उसके बाद थैंकिंग यू योर फेथफुली आशिया 12th A, क्लास और सेक्शन दोनों मैंडेटरी। आप चाहे तो यहाँ पे अपना रोल नंबर भी फिल कर सकते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल रोल नंबर 12। इससे सामने वाले को आपको समझने में आसानी होगा, ठीक है। तो ये है एक एग्जांपल। अब चलिए अब हम लोग थोड़ा सोसाइटी से रिलेटेड एक और एग्जांपल समझते हैं। तो चलिए हम लोग एक और एग्जांपल जल्दी से देखते हैं। इस एग्जांपल में हम लोग ये समझेंगे कि आप कोई सोसाइटी कोई कॉलोनी में रह रहे हैं और वहां की जो स्ट्रीट है वो बहुत बुरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं, मतलब वहां पे रिपेयर की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं नगर पालिका के एडमिनिस्ट्रेटर को, आप खुद एप्लीकेशन नहीं लिख रहे हैं, आप पूरे सोसाइटी के बिहाफ पे उनका एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं इस चीज को समझते हैं। तो टू द एडमिनिस्ट्रेटर नगर महापालिका पटना, हम लोग किसको एप्लीकेशन लिख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर को। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर को, नगर महापालिका पटना के। डेट 8 जुलाई 1998 फॉर स्ट्रीट रिपेयर ऑफ विकास विहार कॉलोनी। एक कॉलोनी है जिसका नाम है विकास विहार, उसके स्ट्रीट की रिपेयर, उसकी सड़क रिपेयर के लिए हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन लिख रहे हैं। अब चलिए एप्लीकेशन की बॉडी को देखते हैं। डियर सर, इट पेन्स मी to write you that condition of street in this locality is miserable। मतलब बहुत दुख के साथ लिखना पड़ रहा है कि इस जो सोसाइटी है, जो लोकेलिटी है, वहां की जो सड़कें हैं उसकी जो कंडीशन है वो बहुत ही मिजरेबल है, मतलब बहुत ही खस्ता कंडीशन है, बहुत ही खराब कंडीशन है। For the last 5 years these streets have not been repaired। मतलब पिछले 5 साल से जो सड़क है उसको रिपेयर नहीं करवाया गया है, उसकी मरम्मत नहीं हुई है। As a result, they have broken and there are big ditches in middle of them। मतलब इसके परिणाम स्वरूप क्या हो गया है, सड़क जो है वो टूट रही है, टूट चुकी है और
सड़क के बीच में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, ठीक है। एक्सीडेंट्स हैव बिकम कॉमन थिंग हियर, मतलब जो एक्सीडेंट्स है, मतलब जो दुर्घटनाएं हैं वो यहाँ के लिए अब समान हो चुकी हैं, ठीक है। मतलब अक्सर वहां पे एक्सीडेंट्स होता रहता है। यस्टरडे अ कार टर्न्ड टर्टल बिकॉज इट्स साइड व्हील्स वेंट इनटू द डिच। कल की बात है, क्या हुआ, एक कार जो है वो पलट गया। कैसे पलट गया? क्योंकि उसके जो साइड व्हील्स है वो उस डिच, उस गड्ढे में जा फंसे थे। यू विल रियली फील सॉरी टू सी देम पर्सनली। अब यहां पे मैंने क्या बताया था, एंडिंग विद एक्सपेक्टेशन। आप जब यहां आके पर्सनली इस चीज का सर्वे करेंगे, इस चीज की मुआयना करेंगे, तो आप पाएंगे कि बहुत ज्यादा ही दुखद कंडीशन है और आपको बहुत ही बुरा लगेगा। द रेनी सीजन इज एट हैंड, बरसात का मौसम आने वाला है। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखा है द रेनी सीजन इज एट हैंड। इसका मतलब ये नहीं कि बरसात का मौसम हाथ में है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये एक फ्रेज है, इसको हम लोग तब यूज करते हैं जैसे रेनी सीजन आने वाला है, ठीक है। तो द रेनी सीजन इज एट हैंड, बरसात का मौसम आने वाला है। काइंडली गेट देम रिपेयर्ड बिफोर रेनी सीजन स्टार्ट, कृपया करके इसे रिपेयर, इसे मरम्मत करवा दीजिए बरसात के मौसम को शुरू होने से पहले। थैंकिंग यू, धन्यवाद, योर फेथफुली ऑल द इनहैबिटेंट्स ऑफ विकास विहार कॉलोनी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे किसी एक इंसान का नाम नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि ये कोई इंडिविजुअल एप्लीकेशन नहीं है। ये एप्लीकेशन भले ही एक आदमी लिख रहा होगा, लेकिन पूरी सोसाइटी के बिहाफ पे इस एप्लीकेशन को लिखा जा रहा है। दैट्स व्हाई यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल द इनहैबिटेंट्स ऑफ विकास विहार कॉलोनी, मतलब विकास विहार कॉलोनी के सारे निवासी। ऑल द इनहैबिटेंट्स का मतलब सारे निवासी। कहाँ के निवासी? विकास विहार कॉलोनी के। ये कोई इंडिविजुअल एप्लीकेशन नहीं है, ये पूरे सोसाइटी के बिहाफ पे लिखा हुआ एप्लीकेशन है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये एप्लीकेशन, ये एग्जांपल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखिए एकेडमिक और यहाँ पे हम लोग देखिए पर्सनल एप्लीकेशन। अब हम लोग जॉब एप्लीकेशन को समझेंगे, जो कि नेक्स्ट सेशन में हमारा जॉब एप्लीकेशन पे बेस्ड क्लास होगा, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग के लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन, एक जरूरी सूचना, अगर आप लोग के लिए एक जरूरी सूचना, ऐसे और एग्जांपल्स के लिए, वोकैबुलरीज के लिए, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस पे आप लोगों को रेगुलर वोकैबुलरीज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एग्जाम्पल ऑफ राइटिंग सेक्शंस आप लोगों को वहां पे मिलता रहेगा। नोटिस राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, फॉर्मल राइटिंग, इनफॉर्मल राइटिंग के आपको बहुत सारे ढेरों एग्जांपल्स वहां पे आपको मिलते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाइए वहां पे मुझे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और जो भी सर्विस है उसका मजा, उसका फायदा उठाइए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, स्टे ब्लेस्ड, बी इंस्पायर्ड, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।